अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये तकरीबन 5 साल पहले का है। मैं उस दिन बीमार महसूस कर रहा था और कॉलेज से जल्दी घर आ गया था। मेरे घर का माहौल कुछ इस तरह था। मेरा घर एक घने जंगल के दरमियान था, बिल्कुल तन्हा। करीबी हमसाये करीबन 3 मील दूर थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैं बिल्कुल अकेला था। घर के सब लोग या तो स्कूल या काम पर गए हुए थे। आसपास का जंगल एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। आमतौर पर चिड़ियाँ चहक रही होती हैं या हवा की हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, मगर आज हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जब मैं अंदर गया तो कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद बुखार की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता था कि गाड़ी चलाने की थकान भी होती। तकरीबन 3 बजे के करीब मैंने आराम करने का सोचा। हल्के फुल्के कपड़े पहने और सोफे पे लेट गया। चंद लम्हों में मेरी आंख लग गई। 2 घंटे बाद मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। मुझे ऊपर मंजिल पे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। एकदम से घबराहट होने लगी मुझे तो पता था कि घर में मैं अकेला हूँ। फिर भी मैंने अपने घर वालों को मैसेज भेजा और पूछा कि क्या कोई घर आ गया है, लेकिन सब ने कहा कि वो अभी तक बाहर ही हैं। मुझे लगा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा मैंने, इसलिए मैं दोबारा सोना चाहता था। मगर फिर सोने से पहले मैंने एक गिलास पानी पीने का फ़ैसला किया। जब मैं किचन से वापस आ रहा था तो मुझे सीढ़ियों के सामने से गुजरना पड़ता था। जैसे ही मैंने पहला कदम सीढ़ियों के पास रखा, मेरा दिल डूब गया। उस वक्त एक छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। मेरी एक नन्ही सी बकरी थी। ये सुनते ही मेरी रगों में खून जम गया। आवाज़ अजीब सी थी, बिल्कुल मुख्तलिफ, जैसे कोई पुरानी कैसेट की आवाज़ हो या जो डिस्टोर्ट हो चुकी हो। मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़्यादा डर महसूस हुआ। पाँव जिस्म एक ही जगह जम गया था। ये आवाज़ सुनकर सांस रुक गए। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गया। सामने एक अंधेरी गैलरी थी। मुझे खुद पे हैरानी हुई, लेकिन मैं उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मुझे जाना चाहिए। जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा, अचानक बहुत तेज़ ठंड महसूस होने लगी। एक अजीब सा डर दिलो दिमाग पे छा गया। मेरी रगों में एक अजीब सी सरगोशी होने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा वहाँ से भागने का दिल तो चाहा, लेकिन जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। पता नहीं वो कोई असर था या मेरा अपना डर, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। अगर इसकी कोई मिसाल दूँ तो ऐसे समझ लो जैसे तुम समंदर के बीच एक छोटी सी नाव में हो और तुम्हारे पास एक शिकारी मगरमच्छ चक्कर काट रहा है। अचानक जैसे ही मेरी ताकत वापस आई, मैं तेज़ी से भागा, सीढ़ियों से गिरता पड़ता नीचे आया और फ़ौरन घर के बाहर भाग गया। 15 मिनट तक मैं सिर्फ वहीं खड़ा रहा। सांस फूल चुकी थी। जब मेरी अम्मी घर आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। मैं उन्हें सच नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने कोई बहाना कर दिया। आज तक मैंने दोबारा कभी ऐसी चीज़ महसूस नहीं की। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि इस वाक़ये को किसी तरह समझ सकूँ, लेकिन हर बार नाकाम रहता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वो ये कि मैं भागने के बजाय उस आवाज़ की तरफ क्यों गया। शायद वो कोई मासूम सी रूह थी जो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक और ख्याल भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और शैतानी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और ये वाक़या मेरे साथ पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में हुआ, एक नए बने घर में। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 7-8 साल थी। मेरा कमरा बेसमेंट में था और ये तजुर्बा मुझे सालों तक याद रहा।
और मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ जितना हो सके उतना सही तरीके से याद करूँ। मैं जानता हूँ कि यादें कभी कभी धुंधली हो जाती हैं, इसलिए वो बातें बताऊँगा जिन पर मुझे पूरा यकीन है। मुझे बेसमेंट में रहना कभी पसंद नहीं था, इसलिए मैं हमेशा से अपना दरवाज़ा खुला रखता था और हालवे की रोशनी जलाए रखता था। ये रोशनी सीधा मेरे बिस्तर के दाएं तरफ की दीवार पर पड़ती थी। जिस दिन हम इस घर में आए कुछ अजीब हुआ। रात के दरमियान मेरी आँख खुल गई बिना किसी वजह के। ना मुझे बाथरूम जाना था ना पानी पीना था, बस ऐसे ही आँख खुल गई। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने फ़ौरन एक लंबी सी औरत का साया देखा जो मेरे बिस्तर से सिर्फ 3 या 4 फुट के फासले पर थी। उसके कंधों तक लंबे बाल थे और वह बिल्कुल सामने की दीवार पर एक काला सा साया और काली सी रोशनी लगती थी। मुझे ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक साया नहीं था, बल्कि एक ठीक ठाक शख्सियत थी जो बिल्कुल मेरे करीब खड़ी हुई थी। उसकी पूरी जिसामत एक काली मांस की तरह थी, जिसमें कोई भी उसके जिस्म का हिस्सा वाजिया हो नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ उसके बाल दिखाई दे रहे थे। पहले मुझे लगा कि ये मेरी माँ है जो अपनी रात की चादर शॉल ओढ़ के खड़ी हुई है। मैंने धीमी आवाज़ में पूछा, माँ? कोई जवाब नहीं आया, वो बस वहाँ तन्हा खड़ी हुई थी। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में दोबारा कहा, माँ, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया, ना ही वो हिल रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। ये मेरी माँ नहीं हो सकती। ये जो भी है ये क्या कर रहा है? वो सिर्फ वहाँ क्यों खड़ी हुई मुझे घूर रही है। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि उसे छू सकूं, लेकिन मेरी उंगलियों ने हवा के अलावा कुछ महसूस नहीं किया, जैसे कि एक होलोग्राम हो। मेरे हाथ सीधा उसके अंदर से गुजर गए। मेरे 7 साल की सोच इस बात को समझने से कासिर थी। ये सब मेरी समझ से बाहर था। वो मुझे बस एक मूर्ति की तरह नज़र आ रही थी, बिल्कुल बेहरकत। इस वक्त मुझे खौफ नहीं महसूस हुआ, लेकिन मैं अपनी बिस्तर से उठकर उसके करीब जाने को तैयार नहीं था। इसलिए मैं बस पलट गया और दोबारा सो गया। ये सब कुछ इसी तरह कम से कम 2 मरतबा इसी कमरे में हुआ। हर दफ़ा मैं बेवजह उठता और उसी वक्त ये बेवजह सी औरत को देखता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा सिर्फ इमेजिनेशन है। इसके बाद मुझे कुछ और अजीब तजुर्बे हुए, लेकिन इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे। जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आया कि शायद ये कोई गैबी चीज़ थी। कई दफ़ा नींद के दौरान मेरी सांस अटकने लगती थी, जैसे कोई मुझे घूंट रहा हो। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने ये घर छोड़कर दूसरी जगह नहीं चला गया। आज भी मुझे ये नहीं पता कि असल में उस कमरे में क्या हुआ था, लेकिन ये सोच के मैंने शायद एक भूत को हाथ लगाने की कोशिश की थी और मेरे हाथ उसके अंदर से गुजर गए थे। ये सोचकर मुझे आज भी कपकपी सी महसूस होती है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीने पहले की बात है। मेरी बेटी जो अब 3 साल की होने वाली है, अचानक भूत वगैरह के बारे में बात करने लगी। पहले तो मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर वो अब ऐसे कार्टून्स देखने लग गई थी। जब भी वो कहीं भूत या ऐसी तस्वीर देखती तो मैं उसे दिखा देता था, लेकिन फिर उसने बिना किसी सजावट या ऐसी चीज़ देखे भूत का जिक्र करना शुरू कर दिया। मैंने फिर भी इसे दिल पे नहीं लिया। लगभग 1 महीने बाद उसने भूत के बारे में ज़्यादा तफसील देना शुरू कर दी। फिर तो उसने कहा कि उसने एक बच्चा भूत देखा है जो उसे मेरी सास की बहन के घर पर नज़र आया। वो ऊपर सीढ़ी के दरवाजे की तरफ उंगली करके कहती कि वहाँ बच्चा है। फिर चीज़ें और अजीब होने लगीं। मेरे कज़न अली की अचानक वफ़ात हो गई जब मेरी बेटी सिर्फ 12 दिन की थी। उसने कभी उसे देखा नहीं था। हम उसका जिक्र भी उसके सामने नहीं करते थे और ना ही कभी ऐसे मौके पर उसका जिक्र हुआ था, और ना ही उसकी कोई तस्वीर घर में लगी हुई थी मेरी बेटी उसे देख सकती जैसे। ये नाम उसने ना टीवी में सुना था और ना ही कहीं और से।
2 हफ्ते पहले जब मैं किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था तो मेरी बेटी अलमारी में भूतों को भगाने की बात कर रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये अली है। मैंने फ़ौरन उससे पूछा कि ये कौन है, ये क्यों कहा? तो उसने फिर से वही नाम लिया। मैंने उसे अली के बारे में और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो बात बदल गई और फिर उसका जिक्र नहीं किया। कुछ दिन बाद मेरी सास ने बताया कि जब वो मेरी बेटी का ख्याल रख रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि वो एक भूत के साथ खेल रही है। मेरी सास ने पूछा कि भूत का नाम क्या है, तो उसने कहा अली। मैंने सोचा कि उसे अली की तस्वीर दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या कहती है वो। तस्वीर देखते ही वो बहुत घबरा गई। मुझे लगा शायद उसका मूड ख़राब है, इसलिए मैंने उसे फ़ौरन कार्टून्स लगा दिए और वो खुश हो गई। फिर मैंने उससे अली की एक और तस्वीर दिखाई तो वो फिर से घबरा गई। एक दोस्त ने कहा कि उसे अली की बचपन की तस्वीर दिखाए जो वो देख सके या पहचान सके। मैंने उसे लगभग 12 साल की उम्र की तस्वीर दिखाई तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उसके बाद मैंने उसे अली की एक पुरानी कमीज़ दिखाई जो मेरे पास है। उसने फ़ौरन बहुत खुशी से वो कमीज़ मेरे हाथ से ली और कहा, पीकाबू। मैं सोचता हूँ कि क्या वो वाकई अली को देख रही है या नहीं, या सिर्फ ये इसका ख्याल है और शायद मुझे कभी इस बात का पता ना चले। क्या पता वो बड़ी होते साथ ही ये बातें भी भूल जाए। अभी तो वो हमें कुछ नहीं बताती। खैर, ये था मेरा छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये अप्रैल 1999 का है। मेरी दादी को मेरी फूफो के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। ये दोनों अक्सर एक साथ शॉपिंग करने जाती थी क्योंकि उनका घर एक दूसरे से बहुत करीब था। मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी, इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। मगर उस दिन मेरी फूफो बहुत सख्त बीमार थी और उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्होंने दादी को फ़ोन किया और कहा कि वो उस दिन उनके साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती। दादी ने कहा कि कोई मसला नहीं, वो बस से चली जाएंगी। मेरी दादी का इलाका आमतौर पर बहुत पुरसकून है, मगर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए उन्हें कुछ सड़कें क्रॉस करनी पड़ती थी। जब वो एक सड़क क्रॉस कर रही थी, एक गाड़ी अचानक मोड़ से आई और उन्हें ज़ोर से टक्कर मारी। दादी सड़क पर गिर गई। उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। जो रिश्तेदार आसपास रहते थे वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। अफसोस मेरी दादी कभी होश में नहीं आई और चंद घंटों तक इंतकाल कर गई। मेरी माँ को जब ये खबर मिली वो फ़ौरन शहर आई। मेरे वालिद और मैंने स्कूल से छुट्टियाँ ले ली। 2 दिन गुजर गए और हम वापस अपने शहर लौट आए जो इस जगह से काफ़ी दूर था। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आखिरी मर्तबा नहीं होगा जब हम दोबारा इस जगह पर आएंगे। चंद महीने बाद, अगस्त का महीना था, मैं 19 साल का था। मेरे घर वाले एक इवेंट पर थे और मैं घर में अकेला था। बाहर धूप थी मगर मैं अपने कमरे में था। पर्दे बंद थे और म्यूज़िक बज रहा था। मेरे कमरे में सब कुछ था। एक पुराना टीवी, एक एसी, एक 5 डिस्क स्टीरियो और एक नया डीवीडी प्लेयर, प्ले स्टेशन और एक पुराना फ़ोन जिससे घुमाकर नंबर डायल किए जाते थे। दोपहर के वक्त जब मैं अपने म्यूज़िक में खो गया था, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मुझे अजीब लगा क्योंकि घंटी की आवाज़ धीमी थी, जैसे धीरे धीरे बज रही हो। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो। मुझे लगा मेरी माँ या वालिद होंगे जो मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मगर फ़ोन की दूसरी तरफ एक स्टैटिक नॉइज़ थी। मैंने फिर कहा हेलो। स्टैटिक नॉइज़ के बीच मुझे एक कमज़ोर और जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। मेरी रूह कांप गई। दादी, आप हो? मगर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक थी और फिर लाइन कट गई। मैंने धीरे से फ़ोन रखा और उसकी तरफ देखता रहा। अंदर से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। मैंने फिर से म्यूज़िक चला दिया ताकि अपनी सोच को किसी और तरफ ले जा सकूं। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन बजा। इस बार घंटी बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप थे जो मुझे बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे थे।
मुझे तब यकीन हो गया कि पहला फ़ोन कॉल कुछ अजीब था। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई और सोच लिया कि ये सिर्फ एक मेरी इमेजिनेशन हो सकती है। 10 साल गुजर चुके थे। 2009। मेरे माँ बाप अब उसी जगह शिफ्ट हो गए थे जहाँ पहले मेरी दादी रहती थी। मैं एक हफ्ते के लिए उनके पास गया। एक दिन जब मैं लाउंज में टीवी देख रहा था, मेरी माँ ने पूछा, अली ने तुम्हें दादी के भूत के बारे में बताया? मैं चौंक गया। नहीं, क्या मतलब? मेरी माँ ने एक अजीब वाक़या सुनाया जो 2003 में हुआ था। मेरा भाई अली एक छोटी जगह रहता था। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर सो रहा था, जब अचानक उसकी आंख खुल गई। अंधेरा था मगर उसने देखा कि एक धुंधली शख्सियत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। वो एक नीला जोड़ा पहने हुए थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये दादी है। दादी ने धीरे से कहा, लाउंज में कोई है। मगर अली बिल्कुल पुरसुकून रहा। उसने कहा, ठीक है दादी, मैं चेक करता हूँ। जब उसने ये कहा, दादी की शख्सियत गायब हो गई। उसने उठकर लाउंज चेक किया मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने बिस्तर पर वापस सो गया जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना पुरसुकून कैसे रह गया। अगर मैं होता तो मेरी जान निकल जाती। ये कहानी सुनने के बाद मैंने भी अपनी माँ को वो फ़ोन कॉल का वाक़या बता दिया जो मुझे 10 साल पहले मिला था। मुझे लगा कि वो उदास हो जाएंगी कि मैंने इतने साल ये बात छुपाई, मगर इसके बरक्स वो खुश हो गई। वो हर तफसील सुनना चाहती थी। मैंने और मेरे भाई ने उसके बाद कभी दादी का भूत नहीं देखा, मगर हमें शक है कि वो फ़ोन कॉल और वो दादी का वैसे दिखना, कुछ तो बात है इसमें। मैंने सुना है कि कभी कभी मुर्दा लोग किसी तरीके से अपने आप होने का एहसास दिलाते हैं, मगर अब तक हमें अली का वाक़ये की असल हकीकत समझ नहीं आई। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या छोटी बहन के साथ हुआ। जब हम छोटे थे तो हम लाहौर के पुरानी अनारकली में एक पुराने होटल के ऊपर रहते थे जहाँ मेरे वालिद काम करते थे। वो होटल उस वक्त लगभग 2 साल पुराना था और उस जगह पाल लोगी तहकीकात करने वाले लोग भी आया करते थे। एक दफ़ा मेरी बहन होटल के अंदर ज़मीन पर बैठी हुई थी होटल खुलने से पहले, और दीवार की तरफ देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। मेरे वालिद ने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। उसने जवाब दिया कि वो एक आदमी है जिससे मैं बात कर रही हूँ। बाद में हमें पता चला कि वो उस वक्त का पहले मालिक से बात कर रही थी जब होटल 18s के दौर में बना हुआ था और वो यहीं मर गया था। मेरा अपना वाक़या स्कूल का है जब मेरी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल थी। हम स्कूल में छुट्टियों से पहले ईद मिलादुन्नबी के कार्ड बना रहे थे। हमारी मददगार टीचर हमारे कार्ड के साथ हमारी तस्वीर खींच रही थी हमारी स्कूल की किताब में चिपकाने के लिए। मेरा क्लासरूम एक दरमियानी कमरे के साथ दूसरे क्लासरूम से जुड़ा हुआ था। हम एक एक करके उस दरमियानी कमरे में जाते, तस्वीर खिंचवाते और वापस आते। मुझे याद नहीं कि कितने दिन बाद हमने अपनी किताबें दोबारा खोली, लेकिन जब मैंने अपनी तस्वीर देखी तो पीछे एक चीज़ नज़र आई। वहाँ एक शफाफ लड़की हवा में तैर रही थी जिसका चेहरा मुझसे पीठ की तरफ था। उसके बाल कांधे तक थे, घुटनों तक लंबा फ्रॉक पहना हुआ था जिसमें फूल लगे हुए थे, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं थे। मैं बहुत डर गया था। अपनी टीचर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद ये दूसरा क्लासरूम से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा कोई, लेकिन उस वक्त दूसरी क्लासरूम में बच्चे आराम से बैठे हुए अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। तस्वीर में सिर्फ उनका धुंधला सा चेहरा आया था और ये रिफ्लेक्शन मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बाल छोटे थे। साल के आखिरी दिन में जब हम अपनी किताबें वापस ले रहे थे तो मैंने अपनी तस्वीर दोबारा ढूंढने की कोशिश की कि अपने वालिदैन को दिखाऊं, लेकिन वो तस्वीर वहाँ नहीं थी। वहाँ मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की वो तस्वीर, लेकिन मुझे दोबारा वो तस्वीर नहीं मिली। तस्वीर गायब थी। सिर्फ चंद दोस्त याद करते थे कि उन्होंने मेरी तस्वीर देखी थी। उनकी तस्वीरें अभी भी किताब में थी, मगर मेरी कहाँ गई किसी को पता नहीं कुछ। आज तक ये सोचकर मेरी रगों में ठंडक सी दौड़ती है कि वो लड़की कौन थी आखिरकार।
ये था मेरा एक छोटा सा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2 साल 6 माह का बेटा रोज़ मुझे कहता है कि उसने भूत देखा है, और ये लगभग रोज़ाना हो रहा है अब। हर रात पिछले 2 हफ्तों से हमारे नए घर में मेरा शोहर, जो कि उसकी उम्र 26 साल है और मेरी भी, पहली दफ़ा ये उस रात हुआ जब हम मुल्तान के एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। हम अपने पुराने घर के सिर्फ 10 से 15 मिनट के फासले पर आए थे। ये घर 2008 में बना हुआ था और जितना मुझे मालूम है ये घर खौफनाक तो लगता था। यहाँ किसी की मौत नहीं हुई थी। हमारे पुराने घर में कभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था मेरे बेटे ने, लेकिन इस घर में आकर उसने ऐसा कहना शुरू कर दिया था। मैं उस रात अपने बेटे को उसके बिस्तर पर सुलाने गई थी, जैसे मैं हर रात करती थी। हर रात की तरह मैं उसके कमरे में से निकलने से पहले ज़ोर से शबा खैर कह देती हूँ। जैसे ही मैं कमरे के दरवाज़ा बंद करके निकलने लगी, मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और कहा, शबा बखैर बेटा। लेकिन इस दफ़ा उसने हमेशा की तरह शबा बखैर में भी आपसे मोहब्बत करता हूँ कहने के बजाय अपने बिस्तर पर सीधा लेटे हुए कमरे की कोनों की तरफ उंगली का इशारा किया और साफ साफ कहा, ये कौन है? मैं हैरान हो गई और सोचा कि क्या मैंने सही सुना जो इसने कहा। मैंने पूछा, बेटा तुमने क्या कहा? उसने जवाब दिया, मेरे कमरे में कोई है। उसकी आवाज़ में ना डर था ना घबराहट, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ, कोई नहीं है। फिर उसने फिर से कोने की तरफ इशारा किया और कहा, ये कौन है? मैंने उसे तसल्ली दी, शब बखैर कहा, और उसने मुझे देखकर दोबारा यही चीज़ की। लेकिन फिर भी उसने बाद में वहीं देखकर इशारा करता रहा और वहीं देखता रहा बाकायदा। मैंने कुछ आयात पढ़ी, फूकी और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। मैं ये वाज़िया कर दूं कि मैंने कभी उसके सामने भूत का जिक्र नहीं किया था, ना कभी ऐसी कोई बात हुई थी, और वो सिर्फ 2 साल 6 महीने का था। हमने उसके सामने कभी मौत का भी जिक्र नहीं किया था अभी तक। अगले दिन जब हम अपने वालिदैन के घर खाने पर बैठे हुए थे, मैंने उससे पूछा कि कल रात तुमने मुझे क्या कहा था? उसने साफ कहा, मेरे बिस्तर में भूत था। हम सब हंस पड़े और सोचा शायद उसने ये बात किसी बचपन के स्कूल में या पिछले साल के अक्टूबर में बच्चों की कोई कहानी सुन के सीखी होगी। लेकिन कल रात भी उसने ये बात कह दी। अब तक जब से हम यहाँ आए हैं वो हर दूसरी रात ये कहता है। सच कहूँ तो मुझे इस घर में कोई बुरी हवा या एनर्जी का एहसास नहीं होता, ना मेरी फैमिली में से किसी को जो यहाँ पर कभी कभार आते हैं। क्या किसी के साथ ऐसा तजुर्बा हुआ है, या मैं बस इस मामले को ज़्यादा सोच रही हूँ? मैंने कभी ज़िंदगी में भूत नहीं देखा, लेकिन मेरे बेटा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या पता वो बच्चा है, उसे नज़र भी आते हों। खैर, मैं रोज़ाना दुआएं वगैरह पढ़ के उसके कमरे में ज़रूर फूकती हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं वाकई सोचता हूँ कि शायद वहाँ कोई दरवाज़ा या राज का रास्ता था, क्योंकि वहाँ इतनी अजीबोगरीब वाक़यात हुए थे कि उनकी गिनती मुश्किल है। लगभग जो कुछ सोच सकते हो वहाँ होता था। कभी मुझे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी कि मुझे बुला रही है, मगर मैं घर में अकेला होता था, या फिर वो नींद से कभी उठी ही ना होती थी। कभी सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ें आती या दीवार के पीछे से हाल में कदमों की आहट सुनाई देती थी, जबकि सब लोग सो रहे होते थे। सायों का गुजर जाना, जो सोचो वो हो जाता। कुछ वाक़यात इतने खौफनाक होते कि दिल दहल जाता। लेकिन एक लड़की थी, वो लगभग 10 साल की थी, लंबी सीधी भूरी बालों वाली, नीली स्कर्ट पहने हुए और सफ़ेद शर्ट में। उसके पास एक अजीब और बहुत बेचैन कर देने वाली सूरत थी। उसके आने से पहले ही ऐसा लगता वो यहाँ है। गर्दन के बालों में संसी सी फैल जाती और अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। सबसे बुरा ये लगता था कि ऐसा लगता था तुम्हें हर वक्त उस घर में कोई ना कोई देख रहा है, किसी का एहसास होता था। ख़ास करके मेरी माँ की अलमारी के पास, ये ड्रेसिंग टेबल के करीब या ड्राइंग रूम में अंधेरों के वक्त छुप कर रहना पसंद था उसे। मगर इन सारी चीज़ों के साथ रहना मैं बेचैन कर देता था। एक और अजीब वाक़या तब हुआ जब मैं 15 साल का था। घर में सब लोग काम पे गए हुए थे या अपने कामों में मसरूफ़ थे। नीचे से कदमों की आहट आती है।
पहले तो ये शुरू हुआ जब मैंने दरवाज़े के हैंडल को हिलते हुए सुना, जैसे कोई बार बार खोलने की कोशिश कर रहा हो उसे। गली में कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। मैं हाल से धीरे धीरे छुप कर देखने गया। हमारे घर के सामने का दरवाजे के साथ एक बड़ी खिड़की थी जहाँ से देख सकता था मैं। जैसे ही नज़र पड़ी, आवाज़ बंद हो गई और कोई वहाँ नहीं था। अगले दिन फिर कदमों की आवाज़ आई। मैं नीचे किचन में गया क्योंकि आवाज़ वहीं से आ रही थी, गैराज के दरवाजे के करीब। वहाँ ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा था जो चलने पर चिड़चिड़ाहट करता था, इसलिए पता चल जाता था। जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, आवाज़ बंद हो गई। फिर अचानक कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं सीधा भागकर ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और माँ के घर आने तक बाहर नहीं निकला। 2 दिन बाद मैंने घर का एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता हुआ सुना। फिर वही कदमों की आहट। मुझे लगा मेरे फादर आ गए होंगे, इसलिए मैंने इग्नोर किया कि वही हैं और कोई तो हो नहीं सकता। 10 मिनट बाद जब पता चला कि मेरे वालिद अभी घर में नहीं आए, तो उस वक्त भी मैं बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार था कौन। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला, फिर अचानक बंद हो गया। मेरे बचपन का भी एक वाक़या है। जब मैं उठा तो मुझे सुबह बहुत भूख लगी हुई थी। वक्त याद नहीं, मगर लगभग 4 या 5 बज रहे थे। अंधेरा छाया हुआ था। मैं उठकर कमरे के दरवाज़ा खोलकर किचन की रोशनी में जा रहा था। माँ किचन में दादी से बात कर रही थी, जो कुछ दिन से हमारे घर लाहौर में रुकी हुई थी। मैं टोस्ट मांगने हाल में चल दिया। जैसे ही मैंने सीढ़ियों पे पहला कदम रखा, एक बहुत ही खौफनाक एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलट कर देखा तो मेहमानों के कमरे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा काला जानवर नुमा साया था। एक काला बाघ जिसको 2 पीले चमकती हुई आंखें थीं। मैं वहीं जम गया। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। सोचा कि माँ के पास भाग जाऊं, लेकिन यकीन था कि ये भागकर मेरा पीछे नहीं करेगा। मैं धीरे से वापस ऊपर आया। तभी मैंने अपनी पलक झपकाई और देखा तो वो फ़ौरन गायब हो चुका था। मैं फ़ौरन अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। के बाद मैंने दरवाजे के नीचे से देखने की कोशिश की और सुकून हुआ कि वो पीछे नहीं आया। लेकिन फिर देखा, उसका बड़ा काला सर कोने से झांक रहा था। एक पंजा आगे निकला। मुझे लगा वो मुझे देख सकता है। मैं चिल्लाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। दिन में जब माँ ने पूछा कि सुबह कौन डरा रहा था, मैंने सारी कहानी सुना दी और उसी जगह दिखाया जहाँ वो मुझे देख रहा था। माँ ने कहा शायद हमारी बिल्ली होगी, मगर मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थीं और वैसे भी बिल्ली हमारी इतनी बड़ी नहीं है। भाई ने कहा शायद दादी का काला स्वेट केस होगा जिस पर पीला टैग लगा हुआ है, मगर वो टैग आँख की शक्ल में नहीं था, ना ही वो 2 थे, और उसका नक्श भी सूटकेस जैसा नहीं था। ये राज आज तक नहीं खुला कि आखिरकार वो कौन था। फिलहाल ये है मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे बताई है। जब ये वाक़या हुआ तब मैं बहुत छोटा था और मुझे यकीन है कि ये तब का है जब मेरी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल से कम थी। मुझे इस वाक़ये की सिर्फ कुछ धुंधली यादें याद हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ ने मुझे डरने से बचाने की कोशिश की थी। सबसे पहले कि एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लें। हमारी फैमिली पूरे मुल्क में फैली हुई है। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सफ़र करता था, हर जगह रिश्तेदारों से मिलने जाता रहता था। इस वजह से हमें सफ़र का बहुत तजुर्बा था। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर अजनबी लोगों को गले लगा लेता था। मैं खुशी और प्यार से भरा रहता था जो बस लोगों तक पहुंच जाता था। अजनबी ऐसा था जिसने देखते ही मैं उसके करीब नहीं किया, मगर सिर्फ एक अजनबी ऐसा था जिसको देखकर मैं उसके करीब नहीं किया। और ये कहानी उसी की है। मेरी माँ मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलाने ले जा रही थी, जबकि मेरे वालिद और मेरे भाइयों को ज़रा काम जाना था। जिधर हम जा रहे थे, माँ ने उनके घर की देखभाल करनी थी और मेरी माँ मेरी भी देखभाल बहुत बेहतर करती थी, इसलिए मैं उनके साथ चला गया।
हम घंटों तक ड्राइव करते रहे जब तक एक जगह रुकने का फैसला नहीं किया। ये जगह पंजाब और सिंध के दरमियान एक हाईवे रेस्ट स्टॉप पर थी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, मां ने देखा कि एक आदमी जो पहले से पार्किंग में था सब लोगों को घूर रहा था जो अंदर जा रहे थे या वापस आ रहे थे। जैसे ही हम अपनी गाड़ी से निकले, वो भी अपनी गाड़ी से निकल आया। मेरी माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया जब हम रेस्ट रूम की तरफ जा रहे थे, मगर उसी वक्त उन्हें महसूस हुआ कि मैंने उनका हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लिया जो उस आदमी की तरफ से दूर था। अब जब माँ इस वाक़ये को याद करती है तो कहती है कि मेरे छोटे जहन के किस तरीके से इस आदमी में कोई ख़तरा महसूस कर लिया था। मैं जानबूझकर उससे दूर जा रहा था और रेस्ट रूम की तरफ तेज़ चल रहा था, जो मैंने कभी किसी और अजनबी के साथ नहीं किया था। जब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ आए तो देखा कि वो आदमी फिर से अपनी गाड़ी में बैठा और हमें देख रहा था। जैसे ही हम निकले, वो भी हमारे पीछे आ गया। मेरी माँ ने फ़ौरन समझ लिया कि ये आदमी हमें फॉलो कर रहा है और उन्होंने हाईवे पे उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, मगर वो हर हाल में हमारे करीब आने की कोशिश करता रहा। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर ने नोटिस किया कि मेरी माँ बहुत बेचैन तरीके से गाड़ी चला रही है और बार बार पीछे देख रही है। उसने फ़ौरन समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हमारे साथ अपनी गाड़ी पैरेलल कर ली और माँ से आंखों ही आंखों में बात की। फिर उसने अपने रेडियो पे दूसरे ट्रक ड्राइवर्स को बुलाकर बताया कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद अलग अलग रास्तों से आने वाले ट्रक हमारे हाईवे पे आ गए और उन्होंने मिलकर उस आदमी की गाड़ी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो हमारे करीब ना आ सके। जब माँ एक और रेस्ट स्टॉप पे हाईवे के लिए उतरी तो उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोकी और माँ से बात की। उसने कहा कि उसने सब कुछ महसूस कर लिया था और पूछा कि हम ठीक हैं या नहीं। फिर वो हमें एक छोटे से होटल पे ले गया जहां हमने कुछ खाया पिया। थोड़ी देर बैठने के बाद जब माँ को सुकून महसूस हुआ तो उस ट्रक ड्राइवर ने फिर से हमारे साथ रोड पर वापस आने का फैसला किया जब तक हम सेफ नहीं हो गए। आखिर एक पॉइंट पर हम अलग रास्तों पे चले गए तो उस आदमी से जो शायद मुझे और मेरी माँ को किडनैप करने वाला था या कुछ तो गलत करने वाला था, दुआ है कि हम कभी दोबारा ना मिलें उससे। और उस ट्रक ड्राइवर के लिए जो शायद हमारी जान बचाने वाला फरिश्ता बना, शुक्रिया। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।